हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डेरिवेटिव का स्टडी कर रहे थे। इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर्स में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किए थे या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किए थे। आज का जो टॉपिक है वो पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। आज का जो टॉपिक है उसमें स्टूडेंट पैरामीट्रिक फॉर्म की डेरिवेटिव फाइंड करनी है। अभी तक जो हम टॉपिक पढ़े उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग किए, इनवर्स फंक्शन का भी डेरिवेटिव फाइंड किया। तो उसी प्रकार से एक टॉपिक हमारे पास स्टूडेंट है पैरामीट्रिक फंक्शन। अब सबसे पहले यह जानकारी तो होनी चाहिए कि पैरामीट्रिक फंक्शन है क्या, पैरामीट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। ध्यान देंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरामीट्रिक फंक्शन। आप क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन का स्टडी किए होंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन है क्या। इसका पूर्ण एक्सप्लेनेशन आपको हम फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियोस में देंगे, लेकिन यहां आपको यह कम से कम जानना होगा कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है। तो डिफिनेशन कहता है कि ए कर्व इन द प्लेन इज सेड टू बी पैरामीटराइज्ड इफ द सेट ऑफ, मेन इंपॉर्टेंट बात यह स्टूडेंट है कि सेट ऑफ कोऑर्डिनेट on the curve xy are represented as a function of variable t. Set of coordinates on the curve, कर्व पर xy कोऑर्डिनेट का जो सेट होगा, अगर उसे एक वेरिएबल के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेरिएबल t के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब उसे हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहेंगे। ये जो हमने लिखा x इक्वल टू एफ टी के रूप में रिप्रेजेंट किया, और y इक्वल टू जी टी, ये x और y को हमने फंक्शन ऑफ t के रिस्पेक्ट में हमने लिखा या फंक्शन ऑफ t के रूप में हमने लिखा। उसमें जहां t बिलोंग्स टू डोमेन हमने लिखा है। डोमेन क्या है कि d इज द सेट ऑफ द रियल नंबर। ये जो d है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। वेरिएबल t is called parameter and the relation between x, y and t is called parametric equation। यहां x, y और t का जो रिलेशन आप देख रहे हैं, जो हमने रिलेशन बनाया x, y और t के बीच में जो रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं, जबकि यहां d जो है वो रियल नंबर है। अब इस प्रकार से आप समझे हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप ग्राफिकली इसको आप समझ सकते हैं। अगर आप 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये सपोज कीजिए, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन सिंपल ले लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन ले लेते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन आप ले लो, जैसे फिगर में y इक्वल टू सपोज कीजिए x प्लस 1 है, तो इसका स्लोप 45 डिग्री, यम जो है स्ट्रेट 1 है, 1 का मतलब tan 45 है, और इंटरसेप्ट हम 1 ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन। आप ग्राफ खींच लेंगे, आप ग्राफ यहां हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ग्राफ खींच रहे हैं। आप स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं तो इसका ग्राफ आप इंटरसेप्ट फॉर्म से खींच सकते हैं, या फिर इसका ग्राफ आप 10th में आप कोऑर्डिनेट फाइंड करके x इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू और y 0 तो x का वैल्यू निकालते थे। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। सेम बातें हैं, जैसे आप x इक्वल टू 0 लेते हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार से ले लेते हैं, जो आप क्लास 10th में टेबल बनाते थे, x और y। अगर आप x 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 1 हो गया, और x 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 हो गया।
और ये नंबर लाइन पर आ जाए 1 2 1 2, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और x इक्वल टू 1 तो x यहां स्टूडेंट है और y इक्वल टू 2 ये लाइन है। और भी आप पॉइंट ले सकते हैं, जैसे x इक्वल टू 2 तो y हमारे पास 3 हो जाएगा। ये इस प्रकार से आप पॉइंट लेंगे तो 2 पर इस y का वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगा। और ये आप फाइनली एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये आप टेंथ की तरह आप इसका ग्राफ खींच लीजिए। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन को आप फंक्शन समझेंगे। ये y जो हम लिख रहे हैं या ओरिजिनल में आप ft और gt तो यहां हमने लिखा है, x इक्वल टू ft हमने सपोज किया था और y gt है। आप इसे समथिंग कोई फंक्शन बनाए, y हमारे पास यहां सपोज कर लेते हैं फाई x का फंक्शन। अब ध्यान से देखिए, अब ये कोऑर्डिनेट हमारे पास तो ये तो फाइंड किए थे 0 1, ये कोऑर्डिनेट हम फाइंड किए थे 1 और 2 1 2, ये कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे उसमें 2 और 3। अब इस पर बहुत सारे रियल नंबर के पॉइंट होंगे, जैसे 1.1 आ जाए 1.1 यहां पहुंच गए तो 1.1 मतलब आपने इस पर बहुत सारे कोऑर्डिनेट 1 2 एक कोऑर्डिनेट 2 3 आप फाइंड किए। अब इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट आप निकाल सकते हैं, जैसे आप 0.1 लेंगे तो 0.1 तो y हमारे पास 1.1 हो जाएगा। अब 0.2 लेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास 1.2 हो जाएगा y का वैल्यू। इस प्रकार से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हमें फाइंड होंगे। ये जो x y का जो वैल्यू है ये सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टूडेंट सेटिस्फाई कर रहा है। आपको करना क्या है कि आप x का वैल्यू आप देख रहे हैं पूरा रियल नंबर आ रहा है 0 1 2 3 4 और इसके बीच में जो भी डाटा हमने नहीं लिखा है 0.1 है 0.11 0.2 0.12 0.13 नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास में फाइंड होगी। अब इस वैल्यूज को आप फंक्शन के रूप में लिखते हैं। अगर इस वैल्यू को आप फंक्शन के रूप में लिखते हैं मतलब ये जो x के जितने भी वैल्यूज हैं और y के जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड हो रहा है आप उसे फंक्शन के रूप में लिखें। और वो फंक्शन t के रूप में हमने डेफिनेशन में t लिखा था, आप t के रूप में लिखें। जैसे हम सपोज कीजिए कि x बराबर हम t लेते हैं और y इक्वल टू लेते हैं t प्लस 1। जैसे x इक्वल टू x हम इसमें से सपोज कर रहे थे तो x इक्वल टू यहां आप जैसे आप 0 1 2 ले रहे हैं तो x इक्वल टू हम एक पैरामीटर t ले लिए तो y का वैल्यू हमारे पास t प्लस 1 हो गया। अब देखिए यहां जो x और y है इस x y को हम t से रिलेशन बनाए हैं, एक पैरामीटर है t और ये t जो है ये जो t स्टूडेंट है वही उसके मतलब डोमेन का निकालते हैं कि उसके रियल नंबर का ये सेट है। ये आप रियल नंबर का सेट है, आप वैल्यू रखते जाए और रिजल्ट आपका मिलते जाएगा। जैसे आपने t बराबर 0 रखा तो ये 0 हो गया और 0 पर y का वैल्यू 1 हुआ तो 1 हो गया। t इक्वल टू आपने 1 रखा तो ये 1 हो गया और यहां t इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 हो गया तो 2 हो गया। तो x और y को t का अगर फंक्शन के रूप में आप रिप्रेजेंट करते हैं t के फंक्शन में, इसी को लिखे हैं f इक्वल टू ft और y इक्वल टू gt और t बिलोंग्स टू d और d को हमने लिखा है सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तब ऐसी स्थिति में ये जो वेरिएबल t है, यहां जो वेरिएबल t है उसे हम पैरामीटर कहते हैं और साथ में जो रिलेशन बना रिलेशन बिटवीन x y एंड t उस रिलेशन को हम लोग स्टूडेंट पैरामीट्रिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। साथ में एक बात और याद रखिएगा, यहां जो d का यूज किए हैं द सेट d इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f एंड z। इस t को हम लोग डोमेन कहते हैं। किसका डोमेन कहते हैं? f और z। इस फंक्शन ft जो हमने लिखा है और gt लिखा है तो f और z का इसे हम डोमेन कहते हैं। इट इज द
सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ टी टेक्स और उसके अनुसार से आपको टी का वैल्यूज फाइंड करना है। मतलब बहुत सिंपल सी बात है। एक कर्व ले लीजिए, कर्व के ऊपर तो आप 11th में पढ़े होंगे कि एक्स वाई लोकस एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक्स वाई क्या करेगा कि पूरे कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब उस कर्व पर एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट होंगे उस कोऑर्डिनेट की नंबर कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर होगा स्टूडेंट। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स उसको सेटिस्फाइड करेंगे। अब आपको क्या करना है कि एक्स के सारे कोऑर्डिनेट को और वाई के सारे कोऑर्डिनेट को, एक्स इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, सभी के लिए अलग, इस पॉइंट 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 के लिए अलग, जितने भी पॉइंट होंगे, इधर भी आओगे, इधर अलग, तो जितने भी एक्स के पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट के लिए वाई का जो वैल्यूज होगा वो अलग अलग होगा। अब इस एक्स के सारे वैल्यूज को और वाई के जितने भी कोऑर्डिनेट्स आए वो सारे वैल्यूज को आप अगर एक फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं या लिखते हैं, एक्स बराबर एफ टी और वाई बराबर जी टी, अगर फंक्शन के रूप में लिखते हैं स्टूडेंट, जहां ये टी एक रियल नंबर का सेट है, और तब ऐसी स्थिति में इस टी को हम पैरामीटर कहेंगे और साथ में जो रिलेशन डेवलप हुआ एक्स का, वाई का और टी का, उस रिलेशन को स्टूडेंट हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। और साथ में हमने यहां जो डी का शब्द लिखा वो डी जो है डोमेन ऑफ एफ एंड जी है और वो एफ एंड जी है। जनरली आप सारांश निकाले या आप इसे इस प्रकार से कहें कि आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है स्टूडेंट, आपके पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स या कोई अनदर फंक्शन, अभी हम फाई एक्स लिए थे, तो y इक्वल टू फाई एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, y इक्वल टू फाई एक्स एक फंक्शन है स्टूडेंट। अब इसमें क्या करना है कि x को भी एक फंक्शन बनाना है, किसके वेरिएबल उसमें होगा, टी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और y को भी एक फंक्शन बनाना है। अगर आप x y को भी, यहां फंक्शन ये है y इक्वल टू एफ एक्स, और उसके x को आप t पैरामीटर क्या फंक्शन बनाते हैं, और यहां y को भी आप t पैरामीटर का फंक्शन बनाते हैं। अगर आप ऐसा फंक्शन बनाते हैं स्टूडेंट, तब उसे हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे, तब इसे हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। जबकि यहां जो t है उस t को स्टूडेंट हम लोग पैरामीटर कहेंगे। मतलब ये जो फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करना है आपको। हम यहां लिखना चाहते हैं इस बात को कि ए फंक्शन और इसका नाम हमने रखा है y इक्वल टू फाई एक्स, y इक्वल टू फाई एक्स maybe represented by means of parametric equation x equal to ft and y equals to gt। ये बात हमने कहा कि हम अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू फाई एक्स, स्टूडेंट हमारे पास कोई फंक्शन है ये। अब इस फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है क्या, x इक्वल टू हमने एफ टी लिखा और y इक्वल टू जी टी लिखा। तो अगर आप इस प्रकार से यहां जो फंक्शन है, इसी बात को मैं समझा रहे थे, अगर ये फंक्शन है और इस फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिखते हैं, तब ये जो फॉर्म है वही फॉर्म हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है।
इसलिए टीचर तो रफ भाषा में कुछ बोल देते हैं, वास्तविक में यक्स वाई और टी का एक रिलेशन है, और ये रिलेशन कब डेवलप करेगा, जब वाई जो है फाइव यक्स का फंक्शन होगा, जब वाई फाइव यक्स का फंक्शन होगा, और तब ऐसी स्थिति में यक्स वाई का जो सॉल्यूशन सेट होगा, या आप उसको कह दें कि यक्स वाई जितने कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाइड करेंगे, वो सारे कोऑर्डिनेट को आप अगर फंक्शन ऑफ टी, यक्स को आप एफ ऑफ टी में और वाई को आप जी ऑफ टी में रिप्रेजेंट करते हैं, तब ऐसी स्थिति में उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन कहेंगे। और ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया, और इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। अब इसी इक्वेशन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अब तो तीन वेरिएबल हो गया, एक्स वाई और टी हो गया, उसमें तीन वेरिएबल है। अब सपोज करो कि डेल एक्स और डेल वाई अगर हमारे पास चेंज है, किसमें, एक्स और वाई में, यहां लिखते हैं इफ, मतलब अब हमारे पास जो टॉपिक हो गया वो टॉपिक हो गया डेरिवेटिव ऑफ, या हम फिर से लिखना चाहते हैं, चलिए और फ्रेश लिखते हैं। अब हमारे पास टॉपिक हो गया डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, तो लिखा हुआ है। तो अब आप लेट कीजिए, हमारे पास यक्स बराबर अभी तक मानते आए एफ टी, और y इक्वल्स टू स्क्वायर लीजिए जी टी, ये दो फंक्शन है, और t बिलोंग्स टू d था। अब हम क्या करते हैं कि इफ आप x और y का इंक्रीमेंट ले, डेल एक्स एंड डेल वाई बी इंक्रीजिंग कर देते हैं, बी इंक्रीजिंग यक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, ऐसा कर लेते हैं। अब डेल एक्स और डेल वाई इंक्रीज कर रहा है यक्स एंड वाई में, मतलब ए जैसे ही आप इंक्रीज कर रहे हैं डेल एक्स और डेल वाई, इसका अर्थ है कि हम ए बी इनिशियो मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब हम फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो अब क्रॉसपॉन्डिंग, अब इसमें क्रॉसपॉन्डिंग किसका होगा, क्रॉसपॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट ऑफ डेल टी इन टी, ये अगर टी में डेल टी का इंक्रीमेंट होता है, तब उसके क्रॉसपॉन्डिंग यक्स में डेल एक्स का चेंजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा, और वाई में डेल वाई का चेंजिंग होगा। मतलब अगर टी चेंज करेंगे स्टूडेंट, यहां टी को चेंज करेंगे, यहां ये जो टी हमने लिखा, क्योंकि यक्स भी टी का फंक्शन है और वाई भी टी का फंक्शन है, अगर टी को हम चेंज करते हैं तो यक्स भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा। आप पूरी वीडियोस को देखें, आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को बनाएं। जनरली जितने भी लोग हैं, सभी लोग डायरेक्ट कहते हैं कि इस प्रकार से डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट, आप इस प्रकार से डिफरेंशिएशन होगा, आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखे, आप ये सीखने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्रॉसपॉन्डिंग टू, अब देखिए यहां चेंजिंग करते हैं, तो यक्स प्लस हमारे पास डेल एक्स हो गया, तो एफ टी प्लस डेल टी आ गया, एक बात है। और साथ में यहां भी लो, एंड इसी में लिख देते वाई प्लस डेल वाई इक्वल्स टू जी, और टी प्लस हमारे पास डेल टी आ गया। अब जैसे आप एबी इनिशियो मेथड में ये फर्स्ट और ये सेकंड आप रखते थे, या फर्स्ट ले लें और ये सेकंड ले लें। अब आप यहां से फर्स्ट सेकंड कर लीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट कीजिए, तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो डेल एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास, डेल एक्स बराबर हो जाएगा एफ टी प्लस डेल टी
माइनस एफ टी, और यहां निकल जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डेल वाई इजकल टू जी टी प्लस डेल टी और माइनस जी टी, ये फाइंड हो गया माइनस जी टी। अब डिफरेंशिएशन में हम आपको बताए थे कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई और डिवाइडेड बाई डेल एक्स को एफ प्राइम ऑफ एक्स कहते हैं। ये अब आप क्या करेंगे, तो आप डेल वाई बटे डेल एक्स निकालिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए इसे। तो डेल वाई इजकल टू डेल एक्स बराबर डेल टी जी टी प्लस डेल टी माइनस जी टी, और डिवाइडेड बाई आ गया एफ टी प्लस डेल टी और माइनस जी टी आ गया, ऐसा आ गया। अब टी जब जीरो को टेंड करेगा, यहां एक लाइन हम लिखना चाहते हैं कि टी जब डेल टी जीरो को टेंड करेगा स्टूडेंट, तो इसका अर्थ है कि डेल एक्स भी जीरो को टेंड करेगा और डेल वाई भी जीरो को टेंड करेगा, क्योंकि जो चेंजिंग हो रहा है वो टी के करस्पॉन्डिंग हो रहा है। जब डेल टी ही जीरो को टेंड करेगा तो डेल वाई भी जीरो को टेंड करेगा और डेल एक्स भी जीरो को टेंड करेगा। तो आप यहां जब लिमिट लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई बटे डेल एक्स, और यहां टी के रेस्पेक्ट में है, तो आप लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो लेंगे और इसे हम डेल टी और डेल टी से डिवाइड कर लेते हैं। जी टी प्लस डेल टी माइनस जी टी, और डिवाइडेड बाई इसको हम डेल टी कर लेते हैं स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाई, और इसे भी आप एफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ टी और डिवाइडेड बाई डेल टी कर लेते हैं, मतलब दोनों को डेल टी से डिवाइड कर दिए। अब ये डिवाइड करने से क्या हो गया कि ये तो फाइनल हमारे पास फाइंड हो गया। अब थोड़ा स्पेस इधर लेते, ये फाइनल फाइंड हो गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, चलिए, और ये जी टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है स्टूडेंट, तो ये जो फाइनल हुआ, क्योंकि लिमिट इस पर भी एप्लीकेबल है और यहां भी एप्लीकेबल है, तो ये फाइनल हो गया जी प्राइम ऑफ टी, और डिवाइडेड बाई ये फाइनल हो गया टी के रेस्पेक्ट में है, तो ये फाइनल फाइंड हो गया एफ प्राइम ऑफ टी, ऐसा ये फाइनल फाइंड हो गया। अब कहने का अर्थ ये है कि आपको डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। अब देखिए, इस बात को लोग आज टीचर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस बात को देखते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे टी के रिस्पेक्ट में, वाई को भी किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, और डी वाई बटे डी एक्स निकालना, इसलिए आप उसे क्या करेंगे, फाइनल डिवाइड कर देंगे। ऐसा बात कहा गया। ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला हो गया। अब आप, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला निकल गया, ये हम डिफरेंशिएट कर दिए इसे। अब देखिए, हम इसे ऐसे भी आपको समझा सकते थे शॉर्ट में, ये लंबी प्रोसेस जो आपने देखा, यहां ये भी हम कर सकते थे इसमें, यक्स जो है टी का फंक्शन है, आप dx बाई dt निकाल लो, टी के रिस्पेक्ट में कर लो, तो ये एफ प्राइम ऑफ टी हो गया। और दूसरी बात आपको कहते हैं कि y जो है gt का फंक्शन है, तो इस dy को भी आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो ये थ्योरी नहीं है, ये हमारे पास मैथमेटिक्स बनाने के लिए एक वर्किंग रूल की तरह आप इसे यूज कर सकते हो। थ्योरी ये था जो पीछे हमने निकाला, अब आपको क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी टी, और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया डी एक्स बाई डी टी। देखिए यही निकाले थे, जी प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ टी, जी प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ टी। जी प्राइम ऑफ टी का मतलब ये यहां है कि आपका डी वाई बटे डी टी है ना, और एफ प्राइम ऑफ टी का मतलब है
डी एक्स वाई डी टी, अगर पूरी थ्योरी देखा तो यहां फाइनल हमारे पास जी प्राइम डी वाई बटे डी टी आ गया, जी प्राइम ऑफ टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स वाई डी टी आ गया, एफ प्राइम ऑफ टी। ये फाइनल डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया। तो ये इसका पैरामीट्रिक फंक्शन का पूरी की पूरी थ्योरीज है। अब इस थ्योरीज का प्रयोग करना है और स्टूडेंट आपको क्वेश्चन बनाना है। अब आप थ्योरीज का प्रयोग करेंगे, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे और तब प्रॉब्लम करेंगे। अब इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर है और y इक्वल्स टू 280 है। स्टूडेंट आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो लिखा हुआ रहेगा कि पैरामीटर कौन है, यहां t जो है ना वो उसका पैरामीटर है। चलिए हम लिख दे रहे हैं। मतलब अब आप क्या करेंगे कि dx y dt निकालेंगे, t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो dy बटे dt ऑफ 80 स्क्वायर हो गया। अब एक कांस्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर कर लीजिएगा, ऑफ टी स्क्वायर हो गया और टी स्क्वायर का हमारे पास 280 आ गया। सेकेंड आएंगे, आप dy बटे dt निकालेंगे तो dy बटे dt ऑफ 280 हो गया। स्टूडेंट 2 एक कांस्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर कर लेंगे और dy बटे dt ऑफ t कर लेंगे तो फाइनल 2a इंटू 1 बराबर 2a आ गया। अब फाइंड करना है हमें क्वेश्चंस में dy बटे dx, तो dy बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy बटे dt और डिवाइडेड बाई dxy dt। तो dy बटे dt हो गया 2a और डिवाइडेड बाई dxy dt आ गया 2at, 2a और 2a कैंसिल हो गया 1 बाई टी आ गया। ये फाइनल फाइंड हो गया 1 बाई टी आ गया। अब आप सेकेंड में आ जाए स्टूडेंट, सेकेंड में आ जाए। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया यहां से। अब सेकेंड में आते हैं। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है x इक्वल्स टू a cos qt और y इक्वल टू a sin qt। इस क्वेश्चन में भी जो t है वो पैरामीटर है, यहां जो t है वो पैरामीटर है। आप चिंता नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग में लिखा हुआ रहेगा कि हमारे पास पैरामीटर कौन है। आप a को नहीं, a यहां कांस्टेंट है, t आपके पास पैरामीटर है। मतलब अब आप फाइंड करेंगे dxy dt, तो dy बटे dt ऑफ a cos qt हो गया। अब देखिए यहां से a कांस्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा तो a इंटू dy बटे dt ऑफ cos qt है। अब यहां स्क्वेयर फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया a d ऑफ cos qx को हमें cos x के रिस्पेक्ट में करना होगा और इस cos x को x के रिस्पेक्ट में करना होगा। चलिए तो यहां पावर का कर रहे हैं तो ये 3 हो गया, cos स्क्वायर x हो गया और cos x का माइनस sin x हो गया। ये फाइनल निकल गया। यहां सेकेंड वाले को लेंगे, यहां से dy बटे dt फाइंड करेंगे, dy बटे dt, तो dy बटे dt ऑफ a sin qt हो गया। फिर a कांस्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा तो dy बटे dt ऑफ sin qt हो गया। फिर पहले पावर का करेंगे तो a इंटू dy बटे dt, चलिए लिख देते हैं पूरा। sin qt है, उसको sin के रिस्पेक्ट में करना होगा और sin को हमें sin t को t के रिस्पेक्ट में करना होगा। अब साइन क्यूब का फिर हो गया a इंटू 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का हो गया फिर कॉस टी। यहां क्यूब का किए पावर का। अब फाइनल निकालना हमारे पास है dy बटे dx, dy बटे dx फाइंड करना है, यहां लिख लेते हैं। तो dy बटे dx इक्वल्स टू ये आ गया dy बटे dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। ये फॉर्मूला हो गया, ये स्पेस मेरा बन गया।
चलिए वैल्यू रख दीजिए, यहां से डी वाई बटे डी टी ये आ गया 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई, और dx बाई डी टी ये आ गया -3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ऐसा आ गया। 3a और 3a कैंसिल, एक कॉस कॉस भी कैंसिल, एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो -1 बाई कॉस tan टी बच, अच्छा ऊपर साइन बच जाएगा कॉस, तो माइनस साइन tan टी बच जाएगा, माइनस tan टी बच गया स्टूडेंट। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक कॉस कैंसिल, एक साइन साइन कैंसिल, ऊपर साइन रह गया, नीचे कॉस रह गया, साइन बाई कॉस tan टी आ गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है यक्स बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा और वाई है ए 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा है। इसमें जो पैरामीटर है वो टी नहीं है, यहां टी एब्सेंट है, यहां थीटा जो है वो पैरामीटर है, ये थीटा जो है वो पैरामीटर है, और आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पैरामीटर कौन है। तो अब जो करेंगे वो dx बाई डी थीटा करेंगे। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, थीटा का रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो प्लस है, तो इसका अर्थ हो गया कि डी थीटा ऑफ थीटा हो गया और प्लस डी थीटा ऑफ साइन थीटा हो गया। थोड़ा एक स्टेप हमने ले लिया डायरेक्ट, तो थीटा का हमारे पास 1 हो गया, और यहां जो साइन थीटा है उसका डीसी हमारे पास कॉस थीटा है, ऐसा है। सेकेंड है वहां से निकालेंगे डी वाई बटे डी थीटा, तो ए फिर हो गया डी वाई बटे डी थीटा ऑफ 1 माइनस डी वाई बटे डी थीटा ऑफ साइन थीटा है, ऑफ साइन थीटा, ऐसा। तो ये ए आ गया, 1 का 0 हो गया, साइन का हो गया कॉस थीटा बराबर माइनस ए कॉस थीटा हो गया, ये निकल गया। ये डी वाई बटे डी एक्स निकल गया, डी वाई बटे डी थीटा निकल गया। निकालना हमारे पास है डी वाई बटे डी एक्स, फिर रिलेशन लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो थीटा लिखिएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ये हमारे पास आ गया माइनस ए कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट ए 1 माइनस डिफरेंशिएट हम लोग किए, सॉरी, डी वाई बटे डी थीटा माइनस ए कॉस थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, यहां है 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये हमारा जो है फाइनल कैंसिल हो गया, ये फाइनल कैंसिल हो गया। अब ये रिजल्ट हो गया, आप चाहो तो इसे भी सॉल्व कर सकते हो, सब मल्टीपल में ले सकते हो, तो फाइनल हमारे पास ये रिजल्ट हो गया माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा। ठीक है, थीटा का डीसी निकाले 1 हो गया, साइन थीटा का हमारे पास कॉस थीटा हो गया, तो dx बाई डी टी ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यहां से ले लेंगे स्टूडेंट डी वाई बटे डी थीटा, एक कांस्टेंट के बाहर कर लिए ऑपरेटर से, 1 का डीसी माइनस साइन थीटा का डीसी, अब ये 1 का डीसी 0 हो गया, साइन थीटा का डीसी कॉस है, आगे माइनस है, माइनस ए कॉस थीटा हो गया, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो यहां थीटा के रिस्पेक्ट में, यहां अभी तक दोनों क्वेश्चन में टी था, अब थीटा है, तो यहां लिखेंगे डी वाई बटे डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, अब डी वाई बटे डी थीटा का मान रखेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा का मान रखेंगे, और उसे क्या करेंगे, फाइनली सॉल्व कर देंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा एक स्टेप हमारे पास में है, यहां डी वाई बटे डी एक्स को निकालना ही है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, लेकिन एट टी बराबर पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 पर हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यूज क्या हो।
तो नंबर, क्वेश्चन नंबर आज का 4, यक्स बराबर हमारे पास 2 cos t है माइनस cos 2t है, और साथ में y इक्वल टू 2 sin t है, और चलिए sin 2t है इसमें, ऐसा है। अब आप पहले डिफ्रेंशिएट करिए, तो dx बाई dt, 2 तो कांस्टेंट है, तो d बाई dt ऑफ cos t माइनस फंक्शन ऑफ फंक्शन है, मैंने डी वाई बटे डी टी ऑफ ऑरिजिनल में यहां cos t हो गया। एक स्टेप और लेंगे, cos का हमारे पास माइनस साइन हो गया, तो माइनस कर लेते हैं 2 sin t। यहां स्टूडेंट जो है cos 2t जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसे आप 2 के t के रिस्पेक्ट में करेंगे, और 2t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऐसा करेंगे। तब ये फाइनल आ गया माइनस 2 sin t और माइनस साइन कॉस का फिर हो गया माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2t, और 2t का फाइनल हो गया हमारे पास 2। मतलब अब आ गया 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन t और प्लस साइन 2t आ गया, ये आ गया। अब यहां से निकालेंगे dy बटे dx, dy बटे dt, t के रिस्पेक्ट में, फिर 2 कांस्टेंट है, तो dy बटे dt ऑफ साइन t माइनस dy बटे dt ऑफ हमारे पास आ गया साइन 2t। फिर यहां फंक्शन ऑफ फंक्शन है, अगर पूरा स्टेप आप बोर्ड में लिखेंगे तो 2 cos t हो गया माइनस साइन का dc cos लिखे हैं। अब यहां जो साइन 2t है उसे फिर हमें 2t के रिस्पेक्ट में करना होगा, और जबकि ये 2t को फिर t के रिस्पेक्ट में करना होगा, इस प्रकार से। अब फाइनल आ गया हमारे पास, ये तो dc निकला हुआ है 2 cos t माइनस, अब यहां साइन 2t है, तो साइन 2t का हो गया cos 2t, और इसका हो गया 2। फिर आप चाहें तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो cos t और माइनस cos 2t आ गया। ये फाइनल फाइंड हो गया dy बटे dx, और ये फाइनल dy बटे dt और dy बटे dt। अब आप क्या कीजिए कि दोनों को डिवाइड कीजिए और dy बटे dx निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम स्पेस के लिए इसको साफ करते हैं और इस बात को भी रखे रहते हैं। तो फाइनली हमारे पास चूंकि dy बटे dx निकालना है, तो dy बटे dt और डिवाइडेड बाई हमारे पास हो गया dx बाई dt। dy बटे dt आ गया 2 cos t माइनस cos 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन t और प्लस साइन 2t, कैंसिल हो गया। अब हमें t का वैल्यू पाई बाई 4 लेना है, तो dy बटे dx निकालना है। कब निकालना है? जब t इक्वल टू पाई बाई 4 हो। सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया cos पाई बाई 4 माइनस cos 2 इंटू पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई माइनस साइन पाई बाई 4, और ये हो गया साइन 2 इंटू पाई बाई 4, ऐसा आ गया। अब cos पाई बाई 4 हमारे पास आ गया 1 बाई रूट 2, और ये कैंसिल हो गया 2 से, cos 90 0 हो गया तो नहीं लिखते हैं। फिर ये आ गया माइनस 1 बाई रूट 2, और साइन ये कैंसिल, साइन 90 प्लस 1 हो गया। अब आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले ले, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई माइनस 1 प्लस रूट 2। आप इसे रूट 2 प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई कर दे। चलिए रेशनलाइजेशन हो गया इसका, रूट 2 प्लस 1 हो गया, रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो रूट 2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1,
रिजल्ट हो गया √2+1 और 2 - 1 आपके पास 1 है। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू फाइंड हो गया। ये हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। आज का 5 है x इक्वल्स टू log t प्लस साइन टी और y इक्वल्स टू e का पावर t प्लस कॉट t है। ये है, यहां से फिर निकालेंगे dx बाई dt। थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। log t का 1/t और प्लस साइन t का हो गया cos t। एलसीएम ले लोगे तो 1 प्लस t cos t और डिवाइडेड बाई t आ गया। अब y से यहां से फाइंड हो गया dy बटे dt, तो e का पावर t का e का पावर t आ गया और cos का माइनस cos का स्क्वायर t हो गया। अब फाइंड करना है dy बटे dx, तो dy बटे dt और डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dy बटे dt हो गया e का पावर t माइनस cos का स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 1 प्लस t cos t बाई t। अब इस t को ऊपर कर लीजिए, तो ये हो गया t इंटू e का पावर t माइनस cos का स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 1 प्लस t इंटू cos t। फाइनल हो गया। ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो इस प्रकार से आप x को dx बाई dt निकाल लेंगे, y को dy बटे dt निकाल लेंगे और dy बटे dx है तो dy बटे dt dx बाई dt कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन बनाना, इसको सॉल्व करना लॉगरिथम से भी आसान है। लॉगरिथम जो फंक्शन पढ़े या इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़े उससे भी क्वेश्चन बनाना इसका आसान है। अगर आपने वीडियोस को, लेक्चर्स को सुना होगा, वीडियोस को देखा होगा, आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम बोर्ड के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम आपको करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है और y इक्वल टू 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां से आप फाइंड कीजिए dx बाई dt, ये d बाई dt 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। u बाई v है स्टूडेंट, u बाई v, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये d बाई dt 1 माइनस टी स्क्वायर, अगर पूरा लिखते हैं तब 1 माइनस टी स्क्वायर और d बाई बटे dt 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा आप सही से पढ़े, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब सॉल्व कीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का तो 0 हो गया, इसका हो गया -2t, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 का 0 और इसका हो गया 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा निकला। अब आप इसे मल्टीप्लाई भी कीजिए, -2t माइनस 2t क्यूब, फिर -2t माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया। -4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास dx बाई dt निकला। अब आप फाइनल फाइंड कीजिए dy बटे dt। अब इसे भी आप dy बटे dt ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रख लेंगे, t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर ले सकते। तो ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर और dy बटे dt ऑफ t माइनस t और dy बटे dt ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ये 1 हो गया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये तो टी रह जाएगा स्टूडेंट, इसका 2t, तो माइनस 2t हो गया, t इंटू 2t, तो 2t स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट, और सॉरी dx बाई dt निकल गया, dy बटे dt निकल गया। अब यहां से निकाल लेते हैं dy बटे dx, तो ये dy बटे dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt आ गया, तो dy बटे dt हमारे पास आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 4t और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फाइनल आपका कैंसिल हो गया, ये फाइनल हमारे पास उसमें कैंसिल हो गया। अच्छा, एक लाइन हमारा छूट गया, ये 2 हम बाहर कॉमन रखे थे, ये 2 रह जाएगा, ये 2 रह गया, तो 2 रह गया, ये हमारे पास 2 रह गया। ये अब यहां से आप 2 भी कैंसिल कर लेना, तो 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई माइनस 4t आ गया। चलिए, ये हमारे पास आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लो, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2t। ये फाइनल रिजल्ट आ गया, तो आप कैलकुलेशन कर लोगे, देख लोगे। तो कहने का अर्थ है कि जहां भी यक्स है उसको टी के रिस्पेक्ट में, जो भी पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में यक्स को और वाई को करेंगे, और फाइनल जब डी वाई बटे डी एक्स निकालना होगा तो आप डी वाई बटे डी टी या डी वाई बटे डी टी, जो भी पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में आप डिवाइड करोगे और आपका फाइनल रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन आज का और भी है, तो नंबर 6 हो गया। अब हम नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, x इक्वल टू 1 प्लस log t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर और y इक्वल टू 3 प्लस 2 log t और डिवाइडेड बाई टी है, ऐसा है, t है। अब हमें आप इसे डिफरेंशिएट करें, पहले डिफरेंशिएट आप कीजिए। यहां से स्टूडेंट हम निकाल लिए dx बाई dt, ये हमारे पास हो गया टी स्क्वायर 0 और प्लस 1 बाई टी माइनस 1 प्लस log t और टी स्क्वायर का हो गया 2t और डिवाइडेड बाई t का पावर 4 आ गया। अब ये t और t कैंसिल हो गया, t माइनस 2t log t और डिवाइडेड बाई t का पावर 4 हो गया। तो आप माइनस टी कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस log t हो गया, 1 प्लस 2 log t, ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए, 2 log t और डिवाइडेड बाई t का पावर 4 हो गया। अब ये कैंसिल होकर हमारे पास फाइनल आ गया, ये कैंसिल, तो माइनस 1 प्लस 2 log t और डिवाइडेड बाई t का पावर क्यूब आ गया। अब यहां से निकालते हैं dy बटे dt, दूसरा हिस्सा, तो ये t हो गया, ये 0 हो गया, 2 इंटू 1 बाई टी हो गया, माइनस, अब इसका 3 प्लस 2 log t हो गया, 3 प्लस 2 log t और t का हमारे पास 1 हो गया, डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर हो गया, एक t और एक t कैंसिल हो गया यहां से, तो ये बच गया 2 माइनस 3 माइनस 2 log t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो ये माइनस 1 माइनस 2 log t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हो गया। अब इससे माइनस कॉमन, 1 प्लस 2 log t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। अब हमारे पास dy बटे dx भी निकाल लीजिए। चलिए एक काम और कीजिए, तो dy बटे dt हो गया,
और डिवाइडेड बाई dx बाई dt हो गया, dy बटे dt माइनस 1 प्लस 2 log t बाई टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई dx बाई dt माइनस 1 प्लस 2 log t डिवाइडेड बाई टी क्यू हो गया, माने फाइनल टी आ गया। ये सेक्शन कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल, टी बचेगा तो डिवाइडेड बाई टी आ गया। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है y dy y इंटू डी वाई बटे dx कितना आया, y तो इतना है 3 प्लस 2 log t बाई टी इंटू टी बराबर हो गया 3 प्लस 2 log t। सेकेंड पार्ट है इसमें 2x dy बटे dx का होल स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व कीजिए 2x तो 2 1 प्लस log t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर dy बटे dx का स्क्वायर, तो dy बटे dx हो गया t, तो टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 2 प्लस 2 log t और प्लस 1 बराबर 3 प्लस 2 log t। हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 में ये प्रूफ करना था y dy बराबर 2x dx dy बटे dx का होल स्क्वायर प्लस 1। यहां देख लीजिए ये भी हिस्सा इतना आ गया, ये भी हिस्सा इतना आ गया। आप चाहो तो लिख सकते हो इस प्रकार से y dy बटे dx जो है वो इक्वल होगा 2x dy बटे dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इस प्रकार। अब लास्ट क्वेश्चन आज का है ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 6 7 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 था। लगता है नंबर आपका जो है कुछ अरेंज कर लेंगे, देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर सही है तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 यक्स बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है। तो यहां से हम लोग dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे, a माइनस साइन थीटा थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए ठीक है, मैंने u इंटू भी है स्टूडेंट, ये भी थीटा का फंक्शन है और ये भी थीटा का फंक्शन है और थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया थीटा और साइन का हो गया कॉस थीटा और अवर हो गया साइन थीटा और साइन थीटा का हो गया हुआ, ये हमारे पास निकल गया। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया ए थीटा कॉस थीटा, ये फाइनल आ गया। अब y हमारे पास है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ऐसा है। यहां से dy बटे डी थीटा, ये a हो गया, साइन का कॉस थीटा है माइनस, चूंकि आगे माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, थीटा कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस कॉस थीटा और थीटा का 1, फिर ये प्लस माइनस कैंसिल, ए थीटा साइन थीटा हो गया। अब आप निकाल लीजिए यहां से डी वाई बटे डी एक्स, तो ये आ गया डी वाई बटे डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये आ गया ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा हो गया ए थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बराबर हो गया tan थीटा। अब इसमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, इसी कारण से हम इस क्वेश्चन को लिखते थे। मतलब इस पर फिर आपको दोनों साइड यक्स के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट ऑपरेटर लेना होगा, यक्स के रिस्पेक्ट में आपका स्टूडेंट ऑपरेटर लेना होगा। तो यहां से डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा हो गया। देखिए अब इसे आप ये यही आप लिखेंगे
आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम पढ़ाएंगे। ये d2y हो गया और डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर हो गया। अब यहां देख रहे हो ना कि थीटा है, टाइम थीटा है, तो आपको यहां थीटा के एस्पेक्ट में करना होगा, इस बात को ध्यान देंगे, और डी थीटा बाई डी एक्स करना होगा। तो टाइम का हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स कहां है हमारे पास, ये है डी थीटा बाई डी एक्स, रेसिप्रोकल इसका है, तो ये हो गया रेसिप्रोकल इसका कर लेंगे, 1 बाई ए थीटा कॉस थीटा हो गया, ऐसा हो गया, ए थीटा कॉस थीटा हमारे पास में आ गया। अब क्या हो गया, आप इस कॉस को ऊपर भी भेज सकते हैं, तो ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो सेक क्यू थीटा ए थीटा हो गया स्टूडेंट। अब इस प्रकार से आप पैरामेट्रिक क्वेश्चंस को, पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को बनाएंगे। आप प्रैक्टिस करें, और बहुत जल्द मेरा अगला वीडियो आ रहा है स्टूडेंट। तो इसके साथ हम इस लेक्चर्स को यहां समाप्त करते हैं। धन्यवाद।